नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल हो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक पेपर 2018 को आज हम सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो से आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों को भी अच्छे तरीके से इस पेपर को सोल्व करना है। आप लोगों ने कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी की होगी और तैयारी से पहले एक बार इस पेपर को अच्छे तरीके से इसके आंसर आपको देने हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताऊं, एंड में आपको पता करना है कि आपके टोटल क्वेश्चन के आंसर कितने निकले हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, शानदार चल रही है, बहुत शानदार चल रही है। क्योंकि अगर आप 2018 वाला पेपर हल नहीं कर पाए, इसका मतलब है आपकी तैयारी काफी ज्यादा वीक चल रही है। इस वीडियो से आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहां पर इस वीडियो में साथ में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कौन से इतने क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपके 11th 12th एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि 11th 12th एनसीईआरटी जरूरी है। इस क्लास में आप खुद देखोगे कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। इन सभी 60 क्वेश्चंस के आप राइट आंसर दे सकते हो। बस अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। अधिकतर गलती हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं। पढ़ा हुआ हमने था, याद भी था, फिर भी आंसर गलत लगा के आते हैं। क्यों? इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना। कहीं नई सारी चीजें, कई नए सारे टॉपिक्स आपको सीखने को मिलेंगे। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं और उसकी बदौलत सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आज इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक पेपर 2018। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर पशुपालन विज्ञान से लिया गया है। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बीमारियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं पशुपालन विज्ञान के अंदर। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं? ऑप्शन है एंथ्रेक्स, लंपीजा। इसके अलावा यहां आप लिखना क्षय रोग। क्या लिखोगे? क्षय रोग। ऑप्शन नंबर डी थनैला रोग। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एंथ्रेक्स रोग। इस रोग में हम पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो इसके जीवाणु सभी जगह पे काफी तेजी से फैल जाते हैं। इसीलिए इस रोग में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। और एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो पशुओं से इंसानों में और इंसानों से पशुओं में फैल सकता है। यह आपको याद रखना है। और एक एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? मिल्क में एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिप कप टेस्ट। अब इससे कौन सी बीमारी का पता लगाते हैं? मेस्टाइटिस लगाते हैं, ब्रुसेलोसिस लगाते हैं, क्षय रोग का पता लगाते हैं, या एंथ्रेक्स रोग का पता लगाते हैं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेस्टाइटिस रोग। और बाल को इसको थनैला रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थनैला। अब मैं आपको बता दूं अच्छे तरीके से कि जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा करो। कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा करो। क्योंकि अगर आप कृषि पर्यवेक्षक 2018 का पेपर उठा के देखोगे, यही तो पेपर है। थनैला नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में इंग्लिश वाले नाम को ही लिखा हुआ है मेस्टाइटिस रोग। तो याद रखोगे थनैला रोग में कौन सा टेस्ट हम करते हैं? स्ट्रिप कप टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं। और याद रखोगे आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे नुकसानदायक रोग, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे नुकसानदायक रोग कौन सा है? तो याद रखोगे थनैला रोग है। क्योंकि इसमें पशुओं के जो थन होते हैं जिंदगी भर के लिए सूख कर बेकार हो जाते हैं और इससे किसान को काफी ज्यादा नुकसान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
गाय के दूध का पीला रंग होने का क्या कारण है? कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक है। गाय के दूध का पीला रंग होता है, भैंस के दूध का सफेद रंग होता है। कारण क्या है? देखो, क्या किरेटिन है, केरोटीन है, खनिज लवण है, या लेक्टोज है? अब इन ऑप्शन को देखते हुए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी टॉपिक पढ़े उन शब्दों को अच्छे से पढ़ना, शब्दों को अच्छे से पकड़ करना, क्योंकि यहां पर आपने केरोटीन पढ़ा है बट एग्जामिनर ने किरेटिन और केरोटीन दो एक जैसे वर्ड दे दिए। कई सारे बच्चों ने किरेटिन आंसर लगा दिया, बाकी ऑप्शन बी पढ़ा ही नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो केरोटीन की वजह से होता है। जबकि बाल को अगर हम बात करें सफेद रंग की, तो सफेद रंग केसीन प्रोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? केसीन प्रोटीन की वजह से होता है। पूरा फोकस इस बोर्ड पे बनाए रखना, कई नए सारे टॉपिक्स आप यहाँ पे सीखोगे और काफी ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेगी कि पेपर कैसे देना है, पेपर को कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है। कई सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते। इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर खुद जानबूझ के डालता है कि हाँ बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए और इस केस में उनका आंसर गलत हो जाए। बट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? करनाल में, बरेली में, पंतनगर में, या बीकानेर में? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहां पर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान? करनाल में स्थित है। कहां पर है? करनाल में। यहां पर एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1911, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1984। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि के द्वारा लगाया जाता है? अब देखो, जो मिल्क है, मिल्क, इस मिल्क में क्या है? फेट है, फेट, वसा, ठीक है। इसका पता लगाएंगे तो किस विधि के द्वारा हम पता लगाते हैं? एग्जामिनर ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है, क्या हंसा परीक्षण है, या स्ट्रिपिंग है, या गर्बर विधि है, या नकलिंग है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपने पहले भी पेपर को सोल्व किया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गर्बर विधि के द्वारा। अब सर गर्बर विधि क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, यहां उसने मीटर नहीं पूछा, विधि का नाम पूछा है। विधि का नाम क्या है? गर्बर विधि। कई बच्चे याद करके जाते हैं कि वसा ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है, बिल्कुल सही बात है, बट उस ब्यूटाइरोमीटर को गर्बर विधि में ही काम में लेते हैं। कैसे काम में लेते हैं? तो याद रखना, अगर एग्जामिनर आपसे मीटर के बारे में पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटाइरो मीटर हो जाएगा। अब इस मीटर में हम क्या करते हैं, याद रखना क्या क्या काम लेते हैं। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कितना काम लेते हैं? 10 ml काम लेते हैं। हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले आपसे। हम बात करें मिल्क कितना काम में लेंगे, तो 10.75 ml मिल्क हम काम में लेते हैं। इसके अलावा 1 ml एमाइल एल्कोहल हम काम में लेते हैं, और इस ब्यूटाइरोमीटर को गर्बर मशीन में रख देते हैं। तो 1100 आरपीएम, कितने आरपीएम? 1100 आरपीएम पर 5 मिनट के लिए रखते हैं। इसके बाद में हम वसा का परीक्षण करते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर गर्बर विधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ सॉलिड नॉट फेट, वसा रहित पदार्थ की प्रतिशत मात्रा होती है। अच्छा, कौन से दूध में? सामान्य दूध की बात नहीं चल रही, बात चल रही किसकी? टोंड दूध की, टोंड मिल्क। 3% वसा, 8.5 एसएनएफ, या 1.5 व 9%, या 2.5 व 8.7%, या 4.5 व 9.5%। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखो, जो टोंड दूध है इसमें वसा की और एसएनएफ की जो प्रतिशत मात्रा है, वो वसा तो होता है 3% और एसएनएफ होता है 8.5। लेकिन मान लो इस बार एग्जामिनर ने अगर आपसे डबल टोंड पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि डबल टोंड में कितनी होती है? बाल को डबल टोंड में वसा 1.5 होता है, और हम बात करें एसएनएफ की तो ये होता है 9%। तो ये भी आपको याद रखना है,
एक क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो 12th एजी केमिस्ट्री की बुक है, क्या है 12th एजी केमिस्ट्री की बुक, वहां से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? गाय की भारवाहक नस्ल पूछी जा रही है, इसको बोझा ढोने के लिए जाना जाता है, पाला जाता है। क्या वो राठी है, क्या साहीवाल है, क्या गिर है, क्या नागौरी है? तो बालक यहां पर राइट आंसर क्या होगा? नागौरी होगा। और नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं, अरे राजस्थान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक तेज दौड़ने और कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध जो नस्ल है वो कौन सी है? नागौरी नस्ल है। और ये भारवाहक नस्ल है। सर भारवाहक नस्लें हो गई, या दुधारू नस्लें हो गई, या द्विप्रयोजनी नस्लें हो गई, संकर हो गई, विदेशी हो गई, इनको कैसे याद रखे? तो मैंने ट्रिक के जरिए आपको पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे आप देख लेना। बाकी इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो होती है दुधारू नस्लें। कौन सी नस्लें? दुधारू। इनको किसान दूध के लिए पालता है। इनको हम कैसे याद करते हैं? एक गिलास दूध से याद करते हैं। किससे? कि हमें एक गिलास दूध रोजाना पीना चाहिए। घी से हमने देखा है कि गिर है, और ला से हमने क्या देखा है कि लाल सिंधी जो है वो भी दुधारू हैं, और स से हमने क्या देखा है? साहीवाल हैं। ये 3 नस्लें आपकी कौन सी हो गई? दुधारू नस्लें हो गई। आपके सिलेबस में 9 नस्लें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारवाहक नस्ल की, किसकी? भारवाहक नस्ल। तो देखो, ये दूध किसने पिया था? एक गिलास। आपने, मैंने नहीं, ये अमन पी गया था। कौन पी गया था? अमन। और अमन ये दूध पी के क्या हो गया था? भारी हो गया था। तो हमने बोला अमन भारी है। क्या बोला था हमने? अमन भारी है, मतलब भारवाहक। अब अमन से कैसे याद रखेंगे? तो उसका मतलब बालक है अमृत महल। क्या है? अमृत महल। इस माँ का मतलब है मालवी, और इस ना का मतलब है नागौरी। तो देखो, इस ट्रिक से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो यहां पर नागौरी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन कंफर्म है कि ऐसा आता ही आता है, याद रखोगे। आगे बढ़ूं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र। देखो, जो दांत होते हैं जीवन काल में 2 बार आते हैं। एक दूध के दांत होते हैं जिनको अस्थायी दांत कहा जाता है, एक परमानेंट दांत होते हैं जिनको स्थायी दांत कहा जाता है। तो यहाँ पर वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र पूछा गया है। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो बालक, 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कहने का मतलब इनको क्रंतन, इनको कीलनुमा दांत, इनको अग्रदाढ़, और इनको दाढ़ या चर्वणक या अग्र चर्वणक प्रीमोलर को याद रखोगे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब दंत सूत्र की बात करते हैं, तो कौन सा राइट है? क्या ए वाला राइट है 0/4, 0/0, 3/3, 3/3? क्या बी वाला राइट है 4/0, 0/0, 3/3, 3/3? बड़े ध्यान से देखना, एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। सी 0/4, 3/0, 0/3, 3/3। ऑप्शन डी 0/4, 0/3, 3/0 या 3/3। तो यहां पर जो वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। अगर हम बात करें इंसाइजर जो दांत हैं, तो ये गाय में, भैंस में ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी जबड़े में क्या होता है? दंत्युपुर पाया जाता है, जिसको डेंटल पेड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डेंटल पेड, जो एक मांसल संरचना होती है। बाकी नीचे कितने दांत पाए जाते हैं? तो 4 जोड़ी दांत नीचे पाए जाते हैं। कौन सा? इंसाइजर। तो देखो, इंसाइजर ये देखो आई, और यहाँ ऊपर 0 और नीचे 4 जोड़ी हमने लिखा। फिर आता है केनाइन, जिनको कीलनुमा दांत बोलते हैं। अब बालक, जो कीलनुमा दांत होते हैं ये महासारी में पाए जाते हैं, शाकाहारी में नहीं पाए जाते, क्योंकि शाकाहारी तो घास फूस खाते हैं, गाय भैंस तो बेचारी कौन सा मांस खाएगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर केनाइन दांतों की संख्या 0/0 हो गई, हमारे पास है ही नहीं बिल्कुल। बात करते हैं प्रीमोलर की, तो अग्रदाढ़ 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में और 3 जोड़ी निचले जबड़े में पाई जाती है। बात करें हम मोलर मतलब दाढ़ की, तो 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे पाई जाती है। तो ये स्थायी दंत सूत्र हो गया। सर अस्थायी में क्या होगा? तो बालक अस्थायी में क्या होगा? यहाँ पर ये दाढ़ नहीं आती है, यहाँ पर 0/0 हो जाएगा, जिसमें आपके अस्थायी दंत सूत्र हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाता है? ए हो जाता है। एक क्वेश्चन फिर आपको देकर जा रहा हूं। देखो, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, और अस्थायी की कितनी होती है? 20 होती है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना कि केमल का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
आगे बढ़ू, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? क्या पूछा जा रहा है कि वसा जो फैट है सबसे ज्यादा कौन सी भैंस की नस्ल में पाया जाता है? क्या वो सूरती है, क्या वो मुर्रा है, क्या वो मेहसाना है, क्या वो भदौरी है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, भदौरी। और ये भी आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है। तो भदौरी में जो वसा की मात्रा है 12 से 14% पाई जाती है बालक। भदौरी किसको बोलते हैं? तांबे जैसा रंग है तेरा, सबसे ज्यादा फेट परसेंटेज है तेरा, वी आकार का शरीर है तेरा, वो कौन है? वो भदौरी है। तो आप याद रखोगे भदौरी में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा पाई जाती है। और याद रखना घी बनाने के लिए जो सबसे अच्छी नस्ल है वो कौन सी है? भदौरी है। क्योंकि घी क्या होता है? घी डेयरी का एक ऐसा उत्पाद है बालक जिसमें 99% वसा की मात्रा पाई जाती है। उम्मीद करता हूं 9 क्वेश्चन थे और 9 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने भी सही आंसर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब मैं यहां पर एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर आए क्वेश्चन पढ़ा, जो आंसर था वो बता के चले गए। कहीं नई सारी चीजें सिखा के जाऊंगा, कहीं नए सारे टॉपिक आपको बता के जाऊंगा। एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा पशुपालन का, सस्य विज्ञान का और उद्यान विज्ञान का। बस जरूरत है आप लोगों के फोकस की, क्योंकि फोकस बनाए रखना, कहने का मतलब आपने एक कहावत सुनी होगी, दुर्घटना हटी सॉरी नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, हो सकता है जहां आपने नजरें हटाई वहीं से क्वेश्चन आपके कृषि पर्यवेक्षक में आ जाए, इसलिए फोकस पूरा बोर्ड पर बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? अरे के कर में थक गया हूं कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर एग्जाम में जो डायरेक्ट नस्लों से पूछे जाते हैं। हमें सिलेबस याद होना चाहिए कि कौन सी नस्लें हैं, कौन सी गाय की है, कौन सी भैंस की, कौन सी भेड़ की, कौन सी बकरी की। जो बच्चे अभी 12th पास करके आ रहे हैं ना, उनको ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे टॉपिक में। उनको नहीं पता होता कि कौन सी नस्ल गाय की है, कौन सी भैंस की है। तो सबसे पहला काम आप याद करें कि गाय की नस्लें कौन सी है, भैंस की कौन सी है, बकरी की, भेड़ की, ऊंट की, सब मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, तो कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? क्वेश्चन पूरा पढ़ना। एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस तरीके से ही दिया। कई सारे बच्चे क्या समझेंगे कि भैंस की नस्ल पूछी जा रही है और मुर्रा को टिक कर देते, बट आंसर गलत हो जाता। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। तो देखो, मुर्रा भैंस की नस्ल है, नीली रावी भी भैंस की नस्ल है, सूरती भी भैंस की नस्ल है, बट राठी गाय की नस्ल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और राठी को क्या कहा जाता है बालक? राजस्थान की कामधेनु। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु के नाम से कौन सी गाय की नस्ल को जाना जाता है? तो आप याद रखोगे राठी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हसियाकार सींग, हसियाकार लाइक सिकल भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? हसियाकार बोले तो बालक इस तरीके से दराती आकार के जो सींग हैं, कौन सी भैंस के प्रमुख लक्षण हैं? क्या सूरती में पाए जाते हैं, क्या मुर्रा में पाए जाते हैं, क्या मेषाना में, या भदौरी में? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो बालक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूरती। सूरती में जो सींग होते हैं हसियाकार, या फिर इनको दराती जैसा भी कहा जाता है। जबकि बात करें मुर्रा की, तो मुर्रा में जलेबी जैसे सींग होते हैं। भदौरी से क्या याद रखना है? तो वी शेप है, सबसे ज्यादा फेट परसेंटेज इसी का है, तांबे जैसा रंग है, याद रखोगे। मेषाना की बात करें तो संकर नस्ल है, किस किस से बनाई है? मुर्रा क्रॉस सूरती के संयोग से बनी है। आगे बढ़ू, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्लें, भारत की बकरियों में जो सबसे बड़ी नस्ल है बकरी की वो कौन सी है? ऑप्शन है, आओ देखो, क्या सिरोही है, क्या जकराना है, क्या जमनापारी है, या मारवाड़ी है? चलिए फटाफट बताइए, सोचिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट जल्दी से जल्दी बताना है आप लोगों को, है ना। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या एक एक डाउट आप लोगों के क्लियर हो पाए। मैंने देखा है, अभी बताता हूं थोड़ा सा पानी पीकर। अधिकतर जो आजकल के बच्चे हैं वो वाकई में पढ़ना नहीं चाहते, ये बिल्कुल सच्चाई है। मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जितने भी अवध सदव वाले क्वेश्चन होते हैं इनको एक तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। आजकल के स्टूडेंट थ्योरी क्लास पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। अरे जहां तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे वहां तक कैसे एग्जाम पास करोगे?
कितने क्वेश्चन आप याद कर लोगे? हर बार पेपर में नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 10-15 जो हमारे माइंड के ऊपर से चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि क्वेश्चन कहां से किस टॉपिक से आया है। ऐसा अक्सर कब होता है? जब आप डायरेक्ट अब से द वाले क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो, इन्हीं को याद करना चाहते हो। अरे थ्योरी जरूरी है, जहां तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे वहां तक कोई सा भी एग्जाम पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब से द वाले क्वेश्चन में तो आपने एक ऑप्शन याद किया है और क्या याद किया है, जबकि थ्योरी में आपने कई सारे क्वेश्चंस याद कर लिए, क्योंकि थ्योरी से ही तो क्वेश्चन बनते हैं। तो उस चीज को ही पढ़ो ना जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज को ही समझने की कोशिश करो जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन याद करने की कोशिश मत करो, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थ्योरी को पढ़ो अच्छे से। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुनापारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमुनापारी भारतीय बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन है अविकानगर में है, गजनेर में है, महेंद्रगढ़ में है या मखदूम में है। क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मखदूम। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, जैसा कि हर बार देता हूं। आओ देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन सा सन में हुई थी? 1949, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1979, ऑप्शन नंबर डी 1994। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और हाँ कमेंट जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? अब बालक, समागम मतलब कंफ्यूज मत होना, समागम मतलब एग्जामिनर पूछ रहा है कि मैथुन क्रिया या इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रजनन क्रिया भी बोलते हैं। तो भेड़ में इसे क्या कहा जाता है? क्या इसको सर्विंग बोलते हैं? क्या इसको टपिंग बोलते हैं? क्या इसको कवरिंग बोलते हैं? क्या इसे कपलिंग बोलते हैं? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टपिंग। कई सारे बच्चों को समागम का अर्थ पता नहीं था, इस केस में वो गलत आंसर लगा के आ गए। जैसे कि गाय भैंस में क्या होता है? सर्विंग होता है। कपलिंग की बात करें तो ये किसके अंदर होता है? सस्क्रोपा। सस्क्रोपा क्या होता है? अरे सुअर होता है। क्या होता है? सुअर, है ना, पिग, याद रखोगे। पॉर्क इसके मांस को कहा जाता है। भेड़ क्या होता है? ऑविस एरिस। गाय क्या है? गाय क्या है आपके? बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस। और भैंस क्या है? बुबेलस बुबेलिस और बुबेलस कार्बेंसिस, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अविकालीन नस्ल हैं। अब देखो, मैंने कहा था नस्लों से सीधे सीधे जो एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट 2 क्वेश्चन नस्लों से आए हैं, और हर एग्जाम में आते हैं कि बताइए कौन सी किसकी नस्ल है। तो सीधा कहने का मतलब, आप लोग रणनीति बनाते हो, स्ट्रेटेजी का मतलब समझते हो कि एक स्ट्रेटेजी क्या होती है, सोची समझी प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से तैयारी करे, किस तरीके से पढ़ाई करे। तो तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि टाइम बांट लिया पढ़ने लग गए। एक रणनीति बनाओ, पुराने पेपर उठा के देखो कि हाँ कितने क्वेश्चन किस तरीके से किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है। कई नई सारी चीजें सीखने को आपको मिलेगी। तो याद रखोगे, इस वीडियो का एंड में जरूर बता के जाऊंगा कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से लिए गए, कहां से लिए गए, सब बताऊंगा, बस आप समझते हुए चले। तो अविकालीन जो नस्ल है, क्या बकरी की है, गाय की है, भेड़ की है या सुअर की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ की है। जो किससे विकसित की गई है? CSWRI, सेंट्रल शिप ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है? अविकानगर, टोंक, राजस्थान के अंदर है। बट क्वेश्चन देके जा रहा हूं, एक संकर नस्ल है, किस किस के संयोग से बनी है, कमेंट करना। आगे बढ़ू, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है या ज्यादा होती है? अब आप लोगों ने पढ़ा होगा दूध, क्या आपने ये टॉपिक पढ़ा है? 2018 से पहले पढ़ाई नहीं था बच्चों ने, ठीक है, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन नए लाता है। ऐसा नहीं है पुराने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पुराने भी होते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, जो नए लाता है बिल्कुल। इसीलिए हमें थ्योरी पढ़ना जरूरी है। क्या भैंस गाय के दूध में, ऊंटनी के दूध में या बकरी के दूध में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक होती है। और आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे? जोहड़बीड़ बीकानेर ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? गाय में, भेड़ में, बकरी में, ऊंट में? तो ये अवस्था भी आपको ऊंट में देखने को मिलती है। ऊंट 2 प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले, 2 कुबड़ वाले।
कैमेलस ड्रोमेडेरी एक कुबड़ वाला, कैमेलस बैक्टीरियंस दो कुबड़ वाले, और कुबड़ में वसा होती है ना कि जल होता है। तो याद रखोगे यहाँ पर रट या मस्त जो है ये ऊंट में होती है। इसमें क्या होता है, इसको हम गर्मी में आना या पाली में आना भी बोलते हैं। इस अवस्था को रट या मस्त में आना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण क्या है? अब देखो ऐसे बीमारी कारणों से या पशुओं की बीमारियों से 4 क्वेश्चन आए हैं आपके, और हर बार इतने आते ही आते हैं। तो बीमारियां भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैंने एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट करवा दिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, इसीलिए उन वीडियोस को अच्छे से देखना है। तो पशुओं में गलघोटू बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, फफूंदी है या प्रोटोजोआ है। तो गलघोटू जो बीमारी होती है पशुओं के अंदर, ये जीवाणु के द्वारा होती है। जीवाणु का नाम है, अगर बालक हम बात करें गाय की, तो गाय में होती है पास्चुरेला बोविसेप्टिका। किसके द्वारा? पास्चुरेला बोविसेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा होती है। बात करें यहां पर भैंस में, तो भैंस में होती है पास्चुरेला बुबेलिसेप्टिका। क्या? बुबेलिसेप्टिका। और बालक यहीं पे अगर हम बात कर ले किसकी, भेड़ व बकरी की, तो उसमें होती है पास्चुरेला ओविस के द्वारा। कहने का मतलब है होता तो पास्चुरेला से ही है, लेकिन पास्चुरेला की भी अलग अलग प्रजातियों से रोग होता है। हो सकता है एग्जामिनर इस बार अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ ले। तो एक एक चीजों को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, दुग्ध बुखार बीमारी का क्या कारण है? एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है। देख लो, अब तक एनिमल हस्बेंड्री के जो 20 क्वेश्चन है, करीबन 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पीछे से पुटअप किए गए हैं, जो मैं आपको 11th 12th दोनों के कंप्लीट करवा चुका हूं। उन वीडियोस को जरूर देखना, कई सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन है जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है या उपापचय जनित है। तो बालक मैं बता दूं कि जो दुग्ध ज्वर है, जो मिल्क फीवर है, पशुओं में ये मेटाबॉलिज्म, कहने का मतलब है उपापचय या चयापचय जनित बीमारी है। इसके अलावा एक कैल्शियम की कमी से भी होती है। जब पशु ब्याता है तो ब्याने के बाद एकाएक उसके शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम खीस के साथ और दूध के साथ अधिक बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब है ये होना चाहिए कितना, 9 से 11 मिलीग्राम प्रति ग्राम सीरम में होना चाहिए, जबकि ये घटकर 7% रह जाता है। तो इस वजह से रोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण क्या है? तो देखो बीमारियों से मैंने कहा ना 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा? तो किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। ओएसी जो प्रजाति है प्रमुख, इनके द्वारा ये रोग होता है। खुरपका मुंहपका रोग पहले स्टार्टिंग में खुरों में होता है, और बाद में जब पशु खुरों को चाटता है तो इसके जो विषाणु है मुंह में भी चले जाते हैं, और फिर मुंह में हो जाता है, छाले होने लगते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कम सांद्रता में एट्राजिन का छिड़काव स्पेस मतलब रिक्त स्थान प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रूप में कार्य करता है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। इन पदार्थों का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहां पर किया जाता है, ताकि नमी का कम से कम हास्य हो सके। ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं, स्टोमेटल टाइप होते हैं, फिल्म टाइप होते हैं, कवरिंग टाइप होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो एट्राजिन है ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है? क्या ये प्रकाश का परावर्तन कर देता है, परत बनाने वाला फिल्म टाइप, ये रिफ्लेक्टिव टाइप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वृद्धिरोधक रिटार्डेंट है, या रंध्र बंद करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं एट्राजिन की जो कम सांद्रता है ये रंध्रों को बंद कर देती है, जिसकी वजह से जल की हानि होने से बचता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये 4-5 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आलू की सुसुप्त अवस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? फिर से एनसीईआरटी से क्वेश्चन है डायरेक्ट। अरे डायरेक्ट एनसीईआरटी के पीछे जो अबसद वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलते हैं। कई सारे बच्चे, कहने का मतलब है 100 में से 95 स्टूडेंट हैं जो कृषि पर्यवेक्षक या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी को पढ़ना भूल जाते हैं, एनसीईआरटी को सोल्व नहीं करते, कहीं और ही चीजें पढ़ते रहते हैं। बट आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसके साथ में एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। बार बार बोलता हूं, इसलिए बोलता हूं क्योंकि इससे आप ही को बेनिफिट है।
बाद में कहोगे कि हाँ यार कैप्टन एग्रो वाले सर बोला करते थे एनसीईआरटी पढ़ लेते कास्ट सिलेक्शन हो जाता। ये बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। क्या होगा राइट आंसर? तो देखो थायो यूरिया काम में लेते हैं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में 11th-12th के क्वेश्चन जब मैंने सोल्व करवाए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है? ऐसे कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जिनको जो हमारा भारत है वो कहां भेजता है? विदेशों में। अब देखो इसमें कई सारे बच्चों को डाउट होगा, कुछ बच्चे बताते हैं कि सर फॉस्फोरस वाले होते हैं, कुछ बताते हैं पोटास वाले होते हैं, कुछ बताते हैं जिंक वाले होते हैं, कुछ नाइट्रोजन वाले। बट राइट आंसर क्या है मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ऐसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर को भारत क्या करता है? विदेशों में निर्यात करता है। तो अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर का अंश कितना होता है? जो एसएसपी है सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 24, 12, 18 या 21? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस 16% होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर पोटास की, तो पोटास नहीं, ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है, तो यहां पर अगर हम बात करें कैल्शियम तो ये होता है 18%। तो याद रखोगे फॉस्फोरस 16, कैल्शियम 18 और 12% हमारे पास क्या है? सल्फर है। किसके अंदर? एसएसपी के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 25, राजमा की फसल के लिए नाइट्रोजन की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है? अब इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत मिलेगा आपको कहीं जगह पर कि राइट आंसर क्या है। आओ देखो कितनी मात्रा लेते हैं, क्या 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? फिजियोलस वल्गेरिस राजमा का साइंटिफिक नेम क्या है? फिजियोलस वल्गेरिस। 20 किलोग्राम, 60 से 70 किलोग्राम या 110 से 120 किलोग्राम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बालक आंसर दो, अपनी नोटबुक में नोट करो। क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर ये होने वाला है, फिर चेक करो क्या होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? होगा डी, 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? क्या ये मक्का में अपनाई जाती है खरपतवार नियंत्रण करने के लिए? क्या गन्ना सुगर केन ऑफिसिनेरम? क्या गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम? क्या ओराइजा सेटाइवा की डायरेक्ट सोविंग में? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धान की सीधी बुआई में हम क्या करते हैं? ब्राउन मैन्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से खरपतवार नियंत्रण होता है, खरपतवार कम से कम उगते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर कितने सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है? 1000 लीटर पानी के बराबर, 10 लाख लीटर पानी के बराबर, 1 लाख लीटर पानी के बराबर या 100 लीटर पानी के बराबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख लीटर पानी के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा मुझे याद आया यहां से कि 1 किलो राइस के लिए, 1 किलो धान की पैदावार के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो साथ में आपको यह भी याद रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूज हैं कि सर इसका वाकई में राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने भी जब आंसर की निकाली तो उसमें अलग था, फिर बाद में अलग किया। वाकई में किस तरीके से इस क्वेश्चन को समझे, पहले आप खुद एक बार समझो, फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन को मेरी भाषा में समझाऊंगा। ध्यान से सुनना। कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाता है। क्या? कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार क्या कहलाता है? अब ये क्वेश्चन आपने सुना या पढ़ा। ऑप्शन है, शाखा निकलना कहलाता है, कल्ले फूटना कहलाता है, गांठ बनना कहलाता है या फूल आना कहलाता है। अब बच्चों को, कई सारे बच्चों ने कल्ले फूटना याद किया हुआ है, यही उन्होंने देखा था सब जगह, बट ये गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? शाखा निकलना है। सर ये कैसे है समझाओ जरा। अभी आप ही इसका आंसर शाखा निकलना दोगे, मैं नहीं दूंगा। बस मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलूंगा। मैं क्वेश्चन इस तरीके से बदल रहा हूं, सुनना ध्यान से। शाखाओं पर कक्षस्थ कलिकाओं का निकलना
का निकलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन यही है आपके पास। सर समझ में नहीं आया, तो आओ समझो मैं किस लिए हूं। देखो ये कोई प्लांट है, ध्यान से सुनना, ये कोई प्लांट है और इस पर इस तरीके से, यहां से इस पर इस तरीके से क्या है, ये लीफ है। बस फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है ना। एक एक चीज समझ में आएगी, बस समझो। अब पूछ रहा है शाखाओं पर, ये शाखा है, ठीक है, या तना आप इसको बोल सकते हो, या फिर इसको भी आप शाखा बोलते हैं, हम इसको भी क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं, इसको भी शाखा। यहां से जैसे डायरेक्ट मैंने पत्ती बना दी, मान लो पत्ती ना होके इस तरीके से फिर पत्ती आगे, तो शाखा है, ठीक है। शाखाओं पर कक्षस्थ कलिकाओं का निकलना। अब कक्षस्थ कलिकाएं क्या होती है, तो ध्यान से सुनो। सपोज करो कक्षस्थ कलिका, ध्यान से सुनना, यहां आपने देखा होगा एक नई इस तरीके से कलिका निकली होती है, ठीक है, इसको बोला जाता है कक्षस्थ कलिका। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको बोलोगे कि ये कल्ले फूट रहे हैं, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे शाखा का निकलना, क्योंकि यहां से तो एक और नई शाखा निकल रही है ना यार वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाखा निकलना हो जाएगा, कल्ले फूटना गलत हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? क्या 100 मीटर होनी चाहिए, क्या 200 मीटर होनी चाहिए, क्या 300 मीटर होनी चाहिए, या 400 मीटर होनी चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 200 मीटर। मक्का, जिया, मेज और मक्का से आपके 2-3 क्वेश्चन आए इस पेपर में, याद रखोगे। समझ में आ रहा है? गर्मी काफी ज्यादा है और गला कंटिन्यू सूखे जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलना है अगर वाकई में अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरा टारगेट इस पेपर को सोल्व करवाना ही नहीं है, इसके साथ साथ कई नई सारी चीजें आपको सिखाना है, नए नए टॉपिक आपके डाउट को क्लियर करना है और अच्छे से आपको कृषि में सफलता दिलाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जियामेज इवर्टा का वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम है, सॉरी, आपसे कॉमन नाम पूछ रहा है कि जो जियामेज इवर्टा है इसको किस नाम से जाना जाता है। अभी सारे के सारे नाम मैंने आपको बताए हुए हैं, मैंने एक बॉटनिकल नेम वाला वीडियो डाला था उसमें। क्या स्वीट कॉर्न है, या पॉपकॉर्न का है, या वेक्सी कॉर्न का है, या सॉफ्ट कॉर्न का है? तो 7 प्रकार के नाम मैंने आपको बताए थे। तो जियामेज इवर्टा पॉपकॉर्न का नाम है, किसका है? पॉपकॉर्न का। बाकी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इनका नाम क्या है। वैसे मैंने 7 नाम आपको बॉटनिकल नेम वाले वीडियो में बता रखे हैं। आगे बढ़ू, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है या मुख्य घटक है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या पोटास? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखोगे जो क्लोरोफिल है इसका मुख्य घटक कौन है बालक? मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम। याद रखोगे जो आपके न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर है इससे भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस वीडियो के अंदर या इस क्वेश्चन में, इस पेपर में। अगला क्वेश्चन, अवनलिका सरण की बढ़ती अवस्था है। मृदा से भी आपके कितने? तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अवनलिका सरण, जो मृदा सरण होता है, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो अवनलिका सरण किसकी बढ़ती हुई अवस्था है? क्या रील सरण की है, बोछार सरण की है, परत सरण की है, वायु सरण की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रील सरण की है। पहले नालियां बनेगी फिर बड़ी बड़ी नालियां बनने लग जाएगी जिसको अवनलिका सरण कहा जाता है। ये मृदा अपर्दन में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर फिर नए तरीके से पढ़ना है कमेंट में बता देना, आपको पढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति, स्टोमेटा बोले तो रंध्रों की गति और पौधों की कोशिकाओं के स्फीति को बनाए रखता है, कौन है? कौन सा तत्व है? क्या फॉस्फोरस है, क्या पोटेशियम है, गंधक है, या मैग्नीशियम है? राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। कई बार आया हुआ है, तो देखो पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो यहां पोषक तत्वों से 2 क्वेश्चन तो एक साथ ही पूछे गए हैं आपसे एक ही पेपर के अंदर। तो मैंने जो टॉपिक आपको बताए हैं ना उन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो मक्का से तीसरा क्वेश्चन है बालक। कौन सा? तीसरा, जो एक सिर्फ और सिंगल क्रॉप से पूछा गया है। मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना उदाहरण है। अब देखा जाए तो एक क्रॉपिंग पैटर्न का भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? कहने का मतलब है मक्का की 2 पंक्तियां मैंने इस तरीके से लगा दी, ठीक है, पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 पंक्ति, इसके बीच में मैंने उड़द की 1 पंक्ति लगा दी या 2 पंक्ति लगा दी,
इसको क्या कहते हैं, किसका उदाहरण है? क्या इसको सहचर फसलें बोलेंगे, क्या इसको रक्षक फसलें बोलेंगे, क्या पट्टीदार फसलों का उदाहरण है, या बहुस्तरीय फसलों का उदाहरण है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सहचर फसलों का उदाहरण है। रक्षक क्या होती है? जैसे बीच में मुख्य फसल लगा दी, उसके आसपास बाउंड्री में एक और फसल लगाना जो मुख्य फसल की रक्षा करेगी कीटों से, वो होती है रक्षक फसल। पट्टीदार आपने देखी होगी। इसके अलावा बहुस्तरीय, इस तरीके से स्तरों पे लगाना है ना, यहाँ छोटी फसल मैंने लगा दी, इसके जस्ट साइड में बड़ी फसल के पौधे मैंने लगा दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? ऑप्शन है, अब देखो ये क्वेश्चन कई सालों से आ रहा है, बस ऑप्शन चेंज है, चूना, जिप्सम, इस तरीके से ऑप्शन आते थे, लेकिन एग्जामिनर ने इस बार थोड़ा अलग दे दिया और आंसर बच्चों का गलत हो गया। क्या है? निस्पंदन विधि, पाइराइट का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, या चूना का प्रयोग करते हैं लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए? तो लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है, यह पूछा जा रहा है, कैसे सुधारा जा सकता है? तो निस्पंदन विधि के द्वारा। निस्पंदन क्या होता है? इसको लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग में क्या होता है कि यहां पर जो लवण है वो हमारे जड़ क्षेत्र से नीचे की ओर पहुंचा दिए जाते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? लीचिंग मेथड या निस्पंदन विधि कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जब जलवायु परिवर्तन होती है तो उसका क्या अभिप्राय है? क्या साप्ताहिक मौसम में बदलाव होना, हर सप्ताह मौसम बदलना, क्या इसको जलवायु कहेंगे? मासिक मौसम में बदलना, हर महीने मौसम बदल रहा है, क्या इसको जलवायु कहोगे? दैनिक मौसम में बदलाव होना, रोजाना के रोजाना दिन में 10 बार मौसम का बदलना, क्या इसको जलवायु कहेंगे? लंबे समय 30 वर्षों से भी अधिक मौसम के बदलाव को क्या जलवायु कहेंगे? हाँ, इसको जलवायु कहेंगे। तो यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मृत्तिका कणों का व्यास होता है। अरे बालक, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है, पीछे जाके देख लेना जो अब सद वाले क्वेश्चन दे रखे हैं 11th-12th की बुक में, 11th की बुक में दे रखा है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। क्या होगा राइट आंसर? 0.002 मिलीमीटर से कम, 0.002 मिलीमीटर से अधिक, 1 से लेकर 2 मिलीमीटर, या 0.25 से 0.50 मिलीमीटर। सबसे पहले समझते हैं, जो मृत्तिका है, क्ले है, ये सबसे महीन कण होते हैं मृदा के। कैसे? सबसे महीन कण यही होते हैं। सबसे मोटे होते हैं सैंड, फिर आते हैं सिल्ट, फिर आते हैं क्ले। इस तरीके से सीक्वेंस याद रखना है। सैंड के तो 2 मिलीमीटर से भी ज्यादा होते हैं। बात चल रही है क्ले या मृत्तिका की, तो मृत्तिका कणों का व्यास जो होता है वो 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है, बहुत बारीक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन वापस एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। कहां से उठाया गया है? एनसीईआरटी से। कंटिन्यू 2 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, कोई बदलाव नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना है। क्या होगा? ऑप्शन देखो क्या पूछा जा रहा है। 11th क्लास की बुक का क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकीय अम्लीयता कितनी होती है? तुल्यांकीय अम्लीयता क्या होती है? जब हमारी मृदा के ऊपर अम्लों का प्रभाव पड़ता है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है, तो उस अम्लीय मृदा को, कहने का मतलब है उदासीन करने के लिए जो पदार्थ हम डालते हैं, कितना डालते हैं, उसको तुल्यांकीय अम्लीयता कहा जाता है। तो आओ देखो, अमोनियम सल्फेट के प्रभाव को उदासीन करने के लिए हम 110 किलोग्राम क्या डालेंगे? ऐसे पदार्थ डालेंगे जिनसे हमारी मृदा कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट आदि हम डाल सकते हैं। याद रखोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 110। अब आपको मुझे बताना है कि 93 किसकी तुल्यांकीय अम्लीयता है, 128 किसकी है, 80 किसकी है? सर कहां से बताएंगे? अरे 11th क्लास की बुक उठा के देखो, वहां मिल जाएंगे इनके आंसर आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न फॉस्फोरस उर्वरकों में कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग होता है? जो अम्लीय मृदा में काम में लिया जाता है, रॉक फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डाइअमोनियम फॉस्फेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा रॉक फॉस्फेट को काम में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 40। यह आपके सस्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? क्या साइनोडॉन डेक्टाइलॉन है? साइंटिफिक नेम याद करना, हर बार बोलता हूं। क्या साइप्रस रोटेंडस है? क्या एविना फटवा है? क्या इंकोरियम इंटिबस है? या इसको चिंकचोरियम इंटिबस भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं सच्चाई,
तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंकोरियम इंटीबस लिखा हुआ, ये होता है चिंकोरियम इंटीबस, ठीक है। ये क्या है तो मैं आपको बता दूं बालक, ये है कासनी। क्या है, कासनी जो खरपतवार है, ये क्या है, द्विवर्षीय खरपतवार। अगला क्वेश्चन हमारा है हॉर्टिकल्चर का, किससे लिया गया है। अब हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गए हैं। अब तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, समझ में आया होगा। एनसीईआरटी से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अमरूद है, केला है, अनार है, आंवला है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन मूसा पैराडिसिका केला का होता है। केला के बाद बालक आता है आम, आम के बाद बालक आता है सीट्रस। कौन आता है, सीट्रस आता है। याद रखोगे सीक्वेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूसा पैराडिसिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है। एक वीडियो मैंने डाला था फसलों के उपनाम, बच्चों को लग रहा है पूछे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से भी, ठीक है ना। तो क्या होगा राइट आंसर, क्या गरीब का जो संतरा है किसे कहा जाता है, आलू को, काशी फल को, टमाटर को या मटर को। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर को गरीब आदमी का संतरा कहा जाता है, और आलू को क्या कहा जाता है, तो किंग ऑफ वेजिटेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंग ऑफ वेजिटेबल। टमाटर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, जिसके भाव काफी ज्यादा है, आसमान में छू रहे हैं, गरीब का नहीं अमीरों का है भी ये दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है। आपके औषधीय पादप भी दे रखे हैं आपके सिलेबस में, करीबन आई थिंक 4 या 6 औषधीय पादप आपके सिलेबस में है। तो विंटर चेरी के नाम से कौन से औषधीय पादप को जाना जाता है, अश्वगंधा, गुलाब को, लिली को या चांदनी को। बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो अश्वगंधा को, अब यहाँ नॉर्मल सा दिमाग आप लगा सकते हो, गुलाब फूल है, चांदनी फूल है, लिली फूल है, औषधीय पादप तो अश्वगंधा ही बचा ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अश्वगंधा। दिमाग चारों तरफ से दौड़ाना है, जितने अधिक घोड़े दौड़ाओगे उतना ही अच्छे से आप पढ़ पाओगे, उतने ही अच्छे से आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं। जो ग्लेडियोलस का फूल है उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको स्पाइक बोलते हैं, गुच्छा बोलेंगे, स्थूल मंजरी बोलते हैं या कैपिटुलम बोलते हैं। क्या होगा राइट आंसर, स्पाइक बोला जाता है। और ग्लेडियोलस को बालक क्या कहा जाता है, तो याद रखोगे इसको फूलों की रानी कहा जाता है। और राजा की बात करें तो राजा पुष्पराज किसको कहा जाता है, गुलाब को कहा जाता है। कहीं बालक किसी गुलाब को रानी बोल देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, एक ही चीज राजा भी हो रानी भी हो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पुष्पराज की संख्या गुलाब को दी गई है, रोजा इंडिका राइट आंसर है, बस ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हेड किस फसल का आर्थिक भाग है। जब आंसर की आई थी तो उसमें इसका आंसर गलत आया था। हेड किसका आर्थिक भाग है, फूल गोभी का, पत्ता गोभी का, गांठ गोभी का या अंकुरित ब्रोकली का। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा चेंज कर देता हूं। हेड किस फसल का खाने योग्य भाग है, पत्ता गोभी का है। जो पत्ता गोभी का जो भाग होता है जिसको हम खाते हैं, इसको हेड कहा जाता है। सर याद कैसे रखे, कंफ्यूज होते हैं। और एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास इस तरीके से फूल गोभी, ठीक है। तो जो फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है वो होता है कर्ड। सर इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, अब नहीं होगे। हेड कैसा होता है, हमारे सिर के जैसा, तो हमने पत्ता गोभी को हेड बोल दिया। फूल गोभी ऊपर से देखोगे तो दही की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, कर्ड बोल दिया। बोलो याद हो जाएगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका के ब्रोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके कुष्मांड कुल की सब्जियों से हैं। खीरा वर्गीय फसलों में पादप हार्मोन सेक्स फोम बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं। जो प्लांट हार्मोन का स्प्रे हम करेंगे, हमें सेक्स फोम को चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए छिड़काव कब करेंगे, क्या 2 से 4 सच्ची पत्ती अवस्था पर, 4 से 6 पत्ती अवस्था पर, 6 से 8 पत्ती अवस्था पर, 9 से 11 पत्ती अवस्था पर। राइट आंसर 2 से 4 सच्ची पत्ती अवस्था पर क्या करते हैं, पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन का स्प्रे कर देते हैं। किसके लिए, हम सेक्स फोम चेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है। इसका भी आंसर की में गलत आया हुआ था। क्या तरबूज की है, खरबूज की है, गुलाब की है, खीरा की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरबूज की है, मस्क मेलन की है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, अंगूर में संगाई की कौन सी विधि सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। अंगूर में संगाई जो की जाती है इसकी 4 विधियां हैं। अब इन 4 विधियों में से कौन सी विधि जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ये आपको बताना है मुझे, ठीक है।
आओ बताओ, क्या पांडाल विधि है, निफिन विधि है, शीर्ष विधि है या टेलीफोन विधि है? सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पांडाल विधि में, और बालक इसी को मंडप विधि भी कहा जाता है। शीर्ष विधि की बात करें तो इसमें कम उत्पादन होता है। क्या होता है? कम उत्पादन होता है। अगर हम बात करें एक और विधि है, निफिन है और एक टेलीफोन है। निफिन में भी अच्छा उत्पादन होता है लेकिन पांडाल से कम होता है, और जो टेलीफोन है ये निफिन का ही सुधरा हुआ रूप है। आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन। विटिस विनिफेरा की हमने बात की थी, विटिकल्चर, और 80% अंगूर का प्रयोग शराब बनाने के लिए विश्व में किया जाता है। अगला, राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है? अरे वापस फिर एनसीईआरटी से देखो, एनसीईआरटी से कितने सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, डायरेक्ट उठाए जा रहे हैं। विश्वास नहीं हो तो देख लेना बुक के पीछे जाके, डायरेक्ट सेम ऐसे कैसे ये, ठीक है। जयपुर व अजमेर, गंगानगर व हनुमानगढ़, दौसा व सवाई माधोपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। क्या होगा? किन्नों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गंगानगर व हनुमानगढ़ में। साथ में अगर बालक में बात करूं संतरा की, तो संतरा का कहां पर होता है? झालावाड़ में, राजस्थान के अंदर। झालावाड़ को छोटा नागपुर कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें भारत में, तो भारत में कहां पर होता है? नागपुर महाराष्ट्र में होता है। कहां होता है? नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक और चीज याद आई, नासिक। नासिक में प्याज का उत्पादन होता है, याद रखोगे। आगे बढ़ू, अगला क्वेश्चन। खजूर का प्रसारण किसके द्वारा करते हैं? कई बच्चों ने सकर्स लगाया बट आंसर गलत है। क्या बीज के द्वारा करते हैं? यहाँ तने हैं, है ना, तने के बिना ऑफशूट द्वारा या कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑफशूट के द्वारा, तने के बिना। हम खजूर, डेट पाम, फुनिक्स, डक्टाइलिफेरा में प्रसारण की विधि अपनाते हैं, प्रोपोगेशन मेथड अपनाते हैं, और कम से कम इस ऑफशूट का वजन 6 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम बता रहा हूं, वैसे तो ये होता है 8 से 14 किलोग्राम के आसपास। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? 3 बहार होती है, हस्त बहार, मृग बहार, अंबे बहार। तो राजस्थान में अनार की सबसे उपयुक्त कौन सी है? मृग बहार है, हस्त बहार है, अंबे बहार है, या उपयुक्त सभी है? क्या होगा राइट आंसर? तो बालक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मृग बहार। मैं आपको बता दूं कि मृग बहार में क्या होता है, जून जुलाई में तो फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे, और दिसंबर या नवंबर से, है ना, नवंबर जनवरी में क्या हो जाएंगे? फलों की तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? मृग बहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, समझ में तो आ रहा है ना? एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता देना, आपको आंसर दे दिया जाएगा। और हाँ, एक बार फिर से कहूंगा कि अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो यार। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। कई सारे बच्चे तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है वो अपनी तरफ से मेहनत नहीं करते, वो भी अपना 100% देते हैं, कंटिन्यू कोचिंग जाते हैं, कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू किताबें पढ़ते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। रीजन क्या है? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कमी है यार। उस कमी को हमें सुधारना पड़ेगा। क्या कमी है उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद तैयारी करो, अच्छे से डायरेक्शन बनाओ, एक रणनीति बनाओ, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? होगा ही सही, होना ही पड़ेगा उसको। ऐसा कहो कि हाँ मैं तो बिल्कुल कृषि पर्यवेक्षक बन के रहूंगा ही सही, बनूंगा, लेकिन कैसे, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता करना है, भेड़ चाल नहीं चलना है। आजकल के जो अधिकतर स्टूडेंट डायरेक्ट अबसद वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन याद कर लोगे? नहीं हो पाता सिलेक्शन ऐसे, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए फोकस करें, अच्छे से स्टडी करें, एनसीईआरटी को पढ़े। कोई डाउट है बताए, कैप्टन एग्रो 24 घंटे आपके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक ग्रुप बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, उस पर आप आपके क्वेश्चन डाल सकते हो, आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको, ये टीचर आपके लिए दरवाजे खोल सकता है, लेकिन अंदर आप ही को जाना। और आप बिल्कुल यार कर सकते हो आराम से, इतना कोई ज्यादा हार्ड सिलेबस भी नहीं है, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है, लिमिट है, और आराम से पढ़ सकते हैं। 2 महीने बहुत ज्यादा होते, 2 महीने में आराम से पूरा कवर कर सकते हो इस सिलेबस को आप, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। अफ्रीकन मैरीगोल्ड गेंदा का वानस्पतिक नाम क्या है? क्या टेक्टस पेटुडा है, क्या टेक्टस इरेक्टा है, क्या टेक्टस मानुटा है, या टेक्टस टेनुफोलिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्टस इरेक्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में 53 लगा के आंसर देना है। ट्रक गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, बेमौसम गार्डनिंग, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? जो चूर्णी फफूंद रोग होता है कौन से फल में होता है प्रमुख रूप से? आम में,
बेर में, अंगूर में या उपरोक्त सभी में। अब जिन बच्चों ने आम में चूनी पपुंद पढ़ा है, कई बच्चे तो आम पढ़ के टिक कर देंगे, बट गलत हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ा करो। बेर जिन्होंने पढ़ा है सर, बेर में भी होता है, अंगूर अंगूर में भी होता है, तो इसका मतलब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंदूरी किसकी किस्म है? क्या ये अमरूद की किस्म है, क्या ये अनार की किस्म है, क्या आम की है, क्या पपीता की है? तो ये पोमग्रेनेट पुनिका ग्रेनतम की है, अनार की क्या है, सिंदूरी किस्म है। अगला क्वेश्चन, आम की सर्वाधिक उत्पादन वाला कौन से राज्य में होता है? सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। मेंजिफेरा इंडिका, किंग ऑफ फ्रूट, नेशनल फ्रूट, बाथरूम फ्रूट आदि संज्ञा इसी को दे रखी है। गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का समय, गुलाब की खेती के लिए हम छटाई का समय क्या लेते हैं? ठीक है, राजस्थान के अंदर की बात चल रही है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त या नवंबर, दिसंबर। तो देखो, गुलाब की खेती में जो कटाई छटाई हम करते हैं ये अक्टूबर नवंबर के अंदर करते हैं। कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर। रोजा इंडिका, किंग ऑफ फ्लावर। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में बच्चे डाउट, सर ऑप्शन में नहीं है जो हमने पढ़ा है। देखो क्या नहीं है, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है? केला, अनानास, अमरूद या मीठी नारंगी? अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर जो अमरूद हैं वो तो जेली बनाने के लिए हैं, जैम बनाने के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने एप्पल को पढ़ा था, सेब को पढ़ा था, बट ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या लगा क्या है? तो सर फिर हमने ढूंढा कि हमने पपीता पढ़ा था, लेकिन पपीता भी ऑप्शन में नहीं है। तो सर क्या लगा क्या है? फिर दिमाग लगाया कि केला है, मीठी संतरा है, अनानास है। तो जिन्होंने अनानास लगाया उनका राइट आंसर है पाइनएप्पल, बट जिन्होंने मीठी नारंगी लगा दिया उनका गलत है, जिन्होंने केला लगा दिया उनका भी गलत है। मीठी नारंगी अगर मैं बात करूं, नींबू वर्गीय, तो इनसे भी क्या बनाई जाती है? जेली बनाई जाती है। याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? बच्चों ने जैसे ही पढ़ा मजा आ गया कि यार विटामिन सी, आंवला पूछा गया और सीधा सीधा आंवला टिक करके आ गए, बट गलत। ऑप्शन नंबर बी देखो, बारबेडोस चेरी, अमरूद और नींबू। बारबेडोस चेरी राइट आंसर होगा, क्योंकि आंवला में तो 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, बारबेडोस चेरी में कितना होता है? 2000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट। आम की बोनी किस्म कौन सी है? ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो आपसे पूछी जा रही है। दशहरी है, केसर है, नीलम है, आम्रपाली है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आम्रपाली, और ये हाई डेंसिटी वेराइटी भी है, तो याद रखोगे आम्रपाली कौन सी किस्म है? बोनी किस्म है आम की। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरे के पूरे 60 के 60 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप लोगों के 60 में से कितने सही निकले हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करना है। अगर आपको आपके माइंड में कोई सुझाव नहीं आ रहा कि मैं कमेंट क्या करूं, तो कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। और हाँ, अगर ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है, और अधिक से अधिक लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कैप्टन एग्रो आपके लिए सभी कृषि परीक्षाओं के लिए एग्रीकल्चर फ्री पढ़ा रहा है, जिसमें से पशुपालन कंप्लीट हो चुका है, कंटिन्यू हम चले आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता के लिए। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय।